सुर्खियां इस बात पर ही बनी कि सरकार ने एक ऐसा बिल पेश कर दिया है जिसके चलते प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री तीनों ही अगर पद पर कोई भी व्यक्ति इनमें से है और उन्हें 30 दिन से अधिक अगर सजा का काटना पड़ जाता है या फिर वो 30 दिन से अधिक अगर जेल में रह लेते हैं, तो उन्हें उनके पद से हटना ही होगा। ये एक तरह का ऐसा कानून है जिसके चलते अगर प्रधानमंत्री भी किसी ऐसी सजा के अंदर जिसमें सजा 5 साल से मतलब ऐसी सजा जिसकी ऐसी धाराओं के तहत सजा पा रहे हैं जिसमें 5 साल से अधिक की सजा का प्रावधान हो सकता है और उन्हें बिना जमानत मिले 30 दिन से ज्यादा जेल में हो चुके हैं, तो उनका वो पद चला जाएगा। ये सवाल सुनने में थोड़ा-सा आसान रूप में अगर हम कहें तो ऐसा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को किसी कानून के तहत भ्रष्टाचार या जो भी उन्होंने अपराध किया हो, उसके तहत अगर जेल हुई और 30 दिन तक अगर वो जेल में रहते हैं, तो 30 से 31वें दिन होते ही स्वतः ही उनका पद चला जाएगा। अगर वो चाहें, तो इससे पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस बिल में ये भी प्रावधान है कि जैसे ही वो बाहर आएँगे, वो फिर से अगर उनकी पार्टी ठीक समझे, तो अपना पद वापस से जॉइन कर सकते हैं। लेकिन ये कानून उन्हें 30 दिन से ज़्यादा पद पर बने नहीं रहने देगा, अगर वो जेल में हैं। तो आप कहेंगे ये तो सुनने में एक तरफ़ा तरीके से अच्छा लग रहा है। फिर अपोज़िशन इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और फेडरलिज्म के अगेंस्ट क्यों बता रही है? संघवाद के खिलाफ और गैर संवैधानिक क्यों बता रही है? इसको पहले मैं आसान कर देता हूँ, फिर मैं पूरी प्रक्रिया पर चलूँगा। आसान रूप में ऐसे समझ लीजिए कि विपक्ष का डर ये है कि सत्ता पक्ष ऐसे तो अपने ईडी, सीबीआई ना जाने कितने प्रकार के ये कानून बनाकर चलते हैं। किसी भी व्यक्ति को झूठे आरोप में भी अगर फंसा दिया गया और उन आरोपों के चलते उसे जेल में डाल दिया गया, 30 दिन से अधिक अगर वो व्यक्ति जेल में है, तो वो तो पद से हट जाएगा। अच्छा, इसका क्या कोई नमूना है? बिल्कुल है। अभी दिल्ली का जब मामला आपने केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी इन सब के बारे में सुना था, तो सत्येंद्र जैन के बारे में तो ये कहा गया कि इनका तो आधार ही नहीं बनता था, गिरफ्तारी किस बात पर थी? जो व्यक्ति साल भर से अधिक जेल में काट चुका, उसको लेकर के न्यायालय पूछ रही है आधार क्या है? ऐसे ही संजय सिंह जी के बारे में कि आधार क्या है, कोर्ट यही जान नहीं पाई कि आपने गिरफ्तार क्यों कर लिया था। तो लंबे समय तक जो व्यक्ति जेल काट चुका है, वो जेल से बाहर आने के बाद न्यायालय द्वारा क्लीन चिट पा जा रहा है। क्लीन चिट पाने के बाद में बड़ा सवाल ये बनता है कि पहले जो न्याय प्रक्रिया थी जिसके तहत उसे आपने जेल में डाल दिया था, मात्र आरोप लगने पर जेल में डाल दिया था और वो व्यक्ति 30 दिन से ज्यादा जेल में अगर रह लिया, तो निश्चित है कि 30 दिन के जेल ने उससे पद तो छीन लिया। आप चाहते भी ये थे कि वो पद पर ना रहे। उसके बाद में न्यायपालिका जिस तरह से देरी से काम करती है, लेट लतीफी से चलती है, न्यायपालिका से बाद में जब उसको राहत भी मिली, तब तक तो उसका पद जा चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार कल को अपनी जांच एजेंसीज को बोलकर आरोपों में ही किसी भी नेता को गिरफ्तार करा लेगी। सरकार के पास जिस तरह की जांच एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां अगर विपक्ष के खिलाफ उपयोग में ली गई, तो ऐसे तमाम वो कानून बनकर के आज के समय में उपलब्ध हैं, जिनमें आप 500 रुपए तक की मनी लॉन्ड्रिंग पर भी किसी को गिरफ्तार करके डाल सकते हैं। ऐसे में अगर ये प्रूव होता ही नहीं है कि वो गलत था, तो भी उसका पद तो चला जाएगा। इसका मतलब सीधा है सत्ता पक्ष विपक्ष को खत्म करने के लिए ये कानून लेकर आई है। अब दूसरा पॉइंट, संघवाद के खिलाफ ये कैसे है? संघवाद का मतलब है कि राज्यों से भी पूछा जाए जब इस तरह के कानून लाए जा रहे हों, तो क्या इस तरह के कानून में चूंकि केंद्र सरकार कानून ला रही है और ये राज्य सरकारों पर भी लागू होगा, अर्थात मुख्यमंत्री हुए या फिर राज्य के अंदर कोई मंत्री हुए उन पर भी लागू होगा, तो भाई राज्यों से तो पूछ लो, आप कानून लेकर आ रहे हो। तो ये संघवाद के खिलाफ इस तरह से करार दिया गया। यही कारण है कि अपोजिशन ने सरकार को खूब खरा खोटा इस विषय के ऊपर लोकसभा के अंदर सुनाया। हद तो ये हुई कि इस बिल की प्रतियां को फाड़कर गृह मंत्री के ऊपर ही फेंक दिया गया। हेडलाइन बनती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर। अब मैं आपको डिटेल में लेकर चल रहा हूं इस बिल के उपबंधों को लेकर। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह केवल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों से जुड़ा हुआ, मंत्री फिर चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, उनसे जुड़ा हुआ है। ये सांसदों और विधायकों से जुड़ा हुआ बिल नहीं है। अर्थात यदि हमारी संसद में
आधे के लगभग हमारे सांसद अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, उन पर ये प्रभावी नहीं होगा। अर्थात ये केवल पद पर बैठे हुए, जो कि एग्जीक्यूटिव पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए लाया गया बिल था। इससे और ज्यादा चिंताएं व्याप्त होती हैं, और वो ये कि भाई साहब, अगर पद पर बैठे व्यक्ति को हटाना है, तो अब तो सरकार जहां चुनाव हारेगी, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि गलती से बिहार के अंदर बीजेपी या एनडीए सरकार नहीं बना पाती, तेजस्वी यादव वहां पर सरकार बना जाते हैं, तो ऐसे में उनको किसी भी काम में, चाहे फिर वो उनके पुराने कोई भी मामले जो उनके ऊपर आरोप के रूप में रहे हों, उनसे उनके ऊपर सजा मुकर्रर करा के उन्हें 30 दिन के लिए, 30 दिन से अधिक जेल में डलवाकर, जमानत ना दिलवाकर सीधा सरकार से गायब किया जा सकता है। ऐसा करके तो सरकार जहां भी, चाहे पश्चिम बंगाल हो या तमिलनाडु हो, जहां केंद्र की दाल नहीं गली, जिस तरह से दिल्ली में नहीं गली थी, वैसे ही जिन जिन राज्यों में केंद्र सरकार की दाल नहीं गली या फिर एनडीए की दाल नहीं गली, वहां अपोजिशन को जेल में डालने का यह सबसे आसान और सुगम तरीका हो सकता है। उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बात को समझ रहे हों कि अल्टीमेटली विपक्ष का इसमें सबसे बड़ा डर क्या है। इस विषय पर सत्ता पक्ष का क्या कहना है, मैं वो भी बताऊंगा। साथ में इस बिल के तमाम उपबंध भी आपसे प्रक्रिया के रूप में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली संविधान है और संविधान संशोधन की बात है, तो हमें इसको विस्तार से समझना जरूरी है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें क्या नियम लागू होंगे, 368 आर्टिकल इसमें कैसे इन्वॉल्व होगा, वो सारी, तो चूंकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी ऐसा मंत्री जिसे 30 दिन से अधिक की सजा में या 30 दिन से अधिक जेल में या हिरासत में रहना पड़ा हो, और उसकी सजा 5 साल से ऊपर की धाराओं में रही हो, मतलब ऐसी कोई धारा, जैसे मान लीजिए मर्डर की धारा है, रेप की धारा है, कोई करप्शन की धारा है, ऐसी धारा जिसमें 5 साल से ऊपर की सजा होती हो, उसके चलते उसे 30 दिन अगर जेल में बिताने पड़ गए, तो ऐसी स्थिति में कानूनन रूप से उसे पद से हटना पड़ेगा। अब इसको सरकार की तरफ से समझने का प्रयास करते हैं। सरकार की तरफ से मेरा मतलब है कि गृह मंत्रालय ने जब इस बात को लाया, तो उनके पीछे उनका थॉट प्रोसेस क्या था? उनका थॉट प्रोसेस था, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनके ऊपर आरोप था, जो जेल में थे। जेल में रहते-रहते भी वो मुख्यमंत्री थे। हमारे देश में आजादी के समय कुछ ऐसे नैतिकता के मानक स्थापित किए गए थे। एक बार जब रेल दुर्घटना के चलते लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया, हालांकि वो नेहरू जी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन दूसरी बार जब हादसा हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दिया और स्वीकार हुआ। हमारे देश के अंदर राजनेताओं ने अपने स्तर पर अपने पद से इस्तीफा दे करके पदों की नैतिकता को बरकरार रखने का इतिहास रचा है। राजनेता अक्सर अपने ऊपर लगे आरोपों के चलते पद से इस्तीफा देते आए हैं, फिर चाहे माधवराव सिंधिया रहे हों, लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हों, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, नीतीश कुमार जी रहे हों। इन सब ने जब जब ऐसी स्थिति बनी, जब इनके पद पर सवाल खड़े हुए कि आपके रहते अगर ये काम हो गया है तो आप अपने पद से इस्तीफा दो, हवाला में नाम आने के बाद में कौन सी कुछ डायरी में नाम आने के चलते आडवाणी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि राजनेताओं ने अपने नैतिकता पर प्रश्न उठने पर इस्तीफे दिए हैं। लेकिन हमारे देश की राजनीति में नैतिकता और राजनीतिक शुचिता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जेल में रहते हुए अपने मुख्यमंत्री के पद का निर्वहन किया। बाद में जाकर के उन्होंने सितंबर के अराउंड पहुंच करके अपने पद से इस्तीफा दे करके आतिशी जी को मुख्यमंत्री का पद दिया। कुल मिलाकर के उनके द्वारा ये जो पद था, ये रखना आज के इस कानून की उपस्थिति में संभव नहीं हो पाता। अगर यह कानून रहा होता तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से रहते हुए पद पर काम नहीं कर सकते थे। 30 दिन के भीतर-भीतर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ता। अगर वो खुद से सौंप देते तो ठीक है, नहीं तो 31वें दिन उनके पद स्वतः ही चले जाते। इस तरह का ये कानून सुनिश्चित करता है कि अगर कोई मंत्री जिद से, या प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री जिद से अपने पद को जेल में भी रखकर बैठा रहे, तो हो सकता है वो न्याय व्यवस्था को प्रभावित करे और लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को कमजोर करे कि साहब मैं तो पद में बैठा हूं, जब कानून ही मेरा है। तो इस बात को कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि अगर किसी को विधानसभा या फिर लोकसभा की वेल में जाकर के बहस सुननी हो, तो उसका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड चेक होता है। लेकिन अगर आपको संसद में या विधानसभा में बैठना हो, तो फिर आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई कानून लागू नहीं होता है। कुछ इसी तरह से अगर आप जेल में भी हैं, तो सरकारी नौकरी के लिए आप एलिजिबल नहीं रह जाते। अगर आपको जेल में एक बार जाना भी पड़ गया, तो शायद सरकारी नौकरी छिन जाए। लेकिन मुख्यमंत्री
जेल में रह कर के शासन कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की जो आयरनी है, इसे दूर करने के लिए केंद्र के अंदर एक कानून लाया गया। अच्छा, तो केंद्र के अंदर ये जो बिल लाया गया, इस बिल को 3 भागों में बाँट करके लाया गया। ये जो 3 बिल के अंदर आया हुआ कानून है, ये कुछ इस तरह से था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी बिल 2025, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2025। ये दूसरा जो चौथा नंबर है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, ये अलग से हम लोग डील कर लेंगे। 3 बिल एक ही विषय से संबंधित थे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के ऊपर लागू होने वाले। अच्छा साहब, ऐसे में 3 बिल क्यों लाए गए, इसको भी मैं बताऊंगा। 3 बिल केवल इस बात के लिए कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री अगर उन्हें 5 साल से अधिक की सजा की धाराओं में गिरफ्तार किया गया हो और 30 दिन से ज्यादा अगर वो जेल में रह लिए हो, तो उन्हें अपने पद से हटना होगा। उनका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, भले ही वो बाद में निकलकर उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, ये 3 बिल इस प्रकार से थे। कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025 एंड जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। अब मैं एक-एक करके आपको यहां पर जानकारी देना चाहूंगा, और वो ये कि एक ही विषय के लिए 3 बिल क्यों लाए गए। ध्यान से देखिएगा। पहला, जो फर्स्ट बिल है, ये लाया गया था केंद्र के लिए और राज्य सरकार के लिए, यानी कि ये केंद्र सरकार में अगर प्रधानमंत्री और मंत्री हैं तो, और दूसरा जो है वो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री है और मंत्री है तो केंद्र और राज्य के लिए तो ये पहला 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टेबल किया गया। दूसरा, यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल। यूनियन टेरिटरी से मतलब दिल्ली और भारत के अंदर दिल्ली और पांडिचेरी जहां विधानसभा होती है, उन जगह पर भी, यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी सरकारें होती हैं, सरकारों में मुख्यमंत्री होते हैं, और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री या विधानसभा की व्यवस्था है, तो ऐसे में उन विधानसभाओं के मंत्रियों को हटाने के लिए यूनियन टेरिटरी बिल लाया गया। और तीसरा, चूंकि जम्मू कश्मीर ताजा ताजा 2019 के एक्ट से बना है, तो उसके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में प्रावधान डालकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और वहां के मंत्रियों को हटाने का प्रावधान इस बिल के अंदर किया गया। तो 3 बिल थे, उद्देश्य एक था, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, इन चारों को निशाना बनाने का। ठीक है, गृह मंत्री जी के द्वारा इस प्रस्ताव को टेबल किया गया। जब गृह मंत्री इस बात को बोल रहे थे, अपोजिशन लगातार उनके विरोध में नारे लगा रहा था। उनके नारों में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आप ऐसा करके, जिन राज्यों में आपकी सरकारें नहीं हैं, वहां आप अपनी जांच एजेंसी का और न्याय में देरी का लाभ उठाकर अपोजिशन को जेल में डाल देंगे। ये बात सच भी है। सच किस मायने में है? राज व्यवस्था में केंद्र सरकार इस विश्वास को कायम करने में नाकामयाब रही है कि भ्रष्टाचार के भले ही आरोप रहे हों, लेकिन जांच एजेंसियों का चाहे सही तरीके से ही निर्णय लेना हो, लेकिन उस निर्णय में जो पार्शियलिटी है कि अगर आप सत्ता पक्ष या उससे संबंधित हैं, तो आपके ऊपर ईडी की, सीबीआई की जांच नहीं आएगी, और अगर आप विपक्ष से संबंधित हैं या सरकार के आप खिलाफ हैं, तो आपके ऊपर कानूनी रूप से, जो कानूनन है, तो भी ईडी आपके ऊपर आकर जांच करेगी। यहां पर विपक्ष का आरोप यह है कि ईडी और सीबीआई की जांच से डर नहीं लगता, उसकी पार्शियलिटी से डर लगता है। वो पार्शियलिटी ये कि आपके साथ अगर कोई खड़ा है तो वो बिल्कुल धुल चुका है। इसे सत्ता की वॉशिंग मशीन तक नाम दिया गया कि आपके साथ अगर कोई भी राजनेता आकर जुड़ जाए तो उसके सारे गुनाह माफ हैं। फिर तो वो क्लीन चिट लेकर के एकदम सही तरीके से राजनीति कर सकता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे दल, चाहे फिर वो शरद पवार जी की पार्टी से हो, चाहे शिवसेना के नेता हो, उनमें से बहुत से नेताओं ने पार्टी बदली ही इसलिए थी क्योंकि उन्हें डर था कि सत्ता पक्ष उन्हें किसी ना किसी कानून के तहत फंसा सकता है। इसलिए वो महाराष्ट्र की सरकार में आ गए। ये विपक्ष के आरोप हैं। ऐसे आरोपों के चलते केंद्र की ये व्यवस्था होनी चाहिए थी, उन्हें इस तरह की ट्रांसपेरेंसी स्थापित करनी चाहिए थी जांच एजेंसियों के माध्यम से कि ये डर ना रहता जिसके चलते ये विरोध ना होता। नंबर एक। नंबर दूसरी बात ये कि किस तरह की न्याय प्रणाली हमारे देश में है, न्याय प्रणाली में किस तरह से न्याय होने में देरी होती है। लंबे समय से चले आ रहे केस कई बार जिनके ऊपर आरोप है। देखिए, यहां पर एक बात समझने की है, मैंने चोरी की ये आरोप है, मैंने चोरी की ये सिद्ध हो गया,
तो ये दोष कहलाता है। आरोप से दोषी सिद्ध होने में हमारी न्याय प्रणाली में लंबा समय लग जाता है। हमारे कई राजनेताओं पर आरोप है कि वो क्रिमिनल हैं, लेकिन ये सिद्ध करने का काम कि वो आरोपी से दोषी हैं, इसके लिए न्याय व्यवस्था है। न्यायपालिका इस पूरी प्रक्रिया में पूरी सुनवाई करने के बाद पुलिस द्वारा सबमिट की गई चार्जशीट, गवाहों के बयान और अपनी द्वारा लगी हुई धाराएं जो पुलिस की हैं, उन्हें सही पाने के बाद उन्हें दोषी करार देती है। तो आरोपी से दोषी होने तक का जो सफर तय किया जाता है, वो बहुत लंबा हो जाता है। न्यायपालिका की इस देरी और जांच एजेंसियों की पार्शियलिटी ने विपक्ष को इतना मजबूती से खड़ा होने के लिए एकजुट कर दिया कि वो सत्ता पक्ष के चाहे सही उद्देश्य से लाए गए बिल हों, उनका भी विरोध करने के लिए खड़े हो गए। आप यहां पर जो विरोध देख रहे हैं, वो असल में इन 3 बिलों के हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो 3 में से जो पहला केंद्र शासित सरकार संशोधन विधेयक बिल है, ये केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 के अंदर संशोधन करेगा। 130वां जो संविधान संशोधन बिल है, ये 3 आर्टिकल 75, 164 और 239 ए इनमें संशोधन करेगा। जब संविधान संशोधन की बात आती है, तो आपको कुछ तो संशोधन करने होंगे, किन्हीं आर्टिकल्स में करने होंगे। तो आर्टिकल 75, 164 एंड 239 ए 239 ए यूनियन टेरिटरी से जुड़ा हुआ है, 164 स्टेट से जुड़ा हुआ है और 75 केंद्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक में जो एग्जिस्टिंग विधेयक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, उसके अंदर संशोधन का प्रस्ताव लेकर आता है। संशोधन तो जो कुछ है, एग्जिस्ट करता है, उसी में प्रस्ताव करेगा ना, इस तरह से है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य सरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता। आरोपित राजनेता को गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर कोर्ट से जमानत लेने का प्रावधान दिया गया है। अगर वो 30 दिन के भीतर जमानत नहीं पाता, तो 31वें दिन या केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री उन्हें पद से हटा देंगे। वे स्वयं ही कानूनी रूप से कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। कानूनी प्रक्रिया के बाद ऐसे नेता, यदि जमानत मिलेगी, तब वे फिर से अपने पद पर आ सकते हैं। कौन से 3 आर्टिकल हैं जिनके ऊपर संशोधन की बात है? आर्टिकल 75 केंद्र के मुख्य प्रधानमंत्री और मंत्रियों से संबंधित, आर्टिकल 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों से संबंधित और 239 ए यूनियन टेरिटरी से संबंधित। ये रहे वो आर्टिकल 75, 164 और साथ में 239 ए। यहां पर प्रावधान जो है, वो एक और प्रावधान यहां पर ऐड हो जाएगा। ये प्रस्ताव इसके अंदर किया गया है। ये क्यों किया गया था जरूरी, इसके पीछे का मैंने कारण बता दिया। एक लंबा इतिहास है। इतिहास इसका है कि हमारे यहाँ पर जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है, उसमें 46% ऐसे राजनेता हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं। 543 में से 251 राजनेताओं पर क्रिमिनल केसेस हैं। ऐसे में दागी नेताओं में से ही कोई ना कोई मंत्री बनता है, और जब मंत्री बनते हैं, तो उस तरह के कुछ मंत्री निकल कर आते हैं जो जेल की यात्रा पर जाते हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, ये तमाम वो नेता हैं जो जेल गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जेल रहते हुए भी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। लालू प्रसाद यादव जी की फिगर बने रहे, चाहे वो चारा घोटाले में इन्वॉल्व थे, फिर अपनी पत्नी को वो पद देकर गए। ऐसे ही महाराष्ट्र के नारायण राणे, सत्येंद्र जैन, ये तमाम वो नेता हैं जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद भी पद रखा या फिर पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए। सेंथिल बालाजी, ये पार्था चटर्जी, ये तमाम वो नेता हैं जिन पर आरोप था और आरोप के चलते इन्हें जेल जाना हुआ था। सवाल है, यदि ये कानून हमारे देश में है, तो क्या दुनिया के अन्य देशों में भी ऐसा है? जवाब है जी हाँ। लेकिन फिर यही सवाल आता है कि दुनिया के अन्य देशों में अगर ऐसा है कि वहां पर नैतिकता के आधार पर राजनेता स्वतः ही इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन वहां यह भी है कि वहां जांच एजेंसियां इम्पार्शियल होकर के किसी भी पक्ष में ना फंसते हुए निर्णय करती हैं। वहां की न्यायपालिका बहुत तेजी से कार्य करती है। हमारे राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र में फिलहाल जो पिलर सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वो न्यायपालिका का है। जिस दिन न्यायपालिका पूरी तरह से न्याय करने की स्थिति में हो जाएगी, त्वरित न्याय अगर हमारे देश में मिलने लगेगा, तो लोकतंत्र वाकई में कई पायदान ऊपर चढ़ जाएगा। फिलहाल सारा खेला न्यायपालिका में अटका हुआ है। ऐसे में अपोजिशन इनके खिलाफ खुलकर बोलता है। अपोजिशन की तरफ से जबरदस्त तरीके से हंगामा होता है, और वो अपने हंगामे में यही बात गिनाते हैं। कुल 5 पॉइंट निकाल कर लाते हैं, और वो पहला ये है कि साहब 30 दिन का जो पीरियड है, जिसमें कि ये कहा गया है कि आप जाइए और तुरंत प्रभाव से जमानत लेकर आइए। बोले सब जानते हैं कि न्यायपालिका कितना समय खा जाती है, क्योंकि न्याय में देरी हमारे देश के अंदर तो अन्याय से बढ़कर न्याय में देरी का प्रभाव है। तो बोले ऐसे में पहला तो हमारा विरोध ही इस बात पर है, 30 दिन का समय जो दिया जा रहा है, वो केवल और केवल सत्ता गिराने के लिए है। दूसरा, हमारे राज्य में रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि आप जब तक इनोसेंट हैं, जब तक आप प्रूवन गिल्टी नहीं हो जाते। आरोप है कि आपने ये किया है, ये तो आरोप आप किसी भी विपक्षी पर लगा सकते हैं, जिससे आपको कंपटीशन है, आप उस पर आरोप तो लगा ही सकते हैं, लेकिन दोष सिद्धि तक हम किसी को भी गिल्टी नहीं मानते।
साथ ही साथ सेपरेशन ऑफ पावर की जहां बात हो, वहां पर राज्य सरकारों से संबंधित मसलों पर केंद्र कैसे फैसला ले रहा है। केंद्र का तर्क इस विषय पर यह था कि हम उन राज्य सरकारों को भी इस बिल को भेजेंगे, वो अपने यहां पर इसे पास करके हमें भेजेंगी। चौथा, फेक केसेस, और फेक केसेस का मामला सच भी है, जैसे सत्येंद्र जैन के मामले में ही हुआ। जेल से आने के बाद 1.5 साल बाद उन पर जो मामला था उसे फेक करार दिया गया। इसका मतलब कहा गया कि आपके ऊपर तो पर्याप्त एविडेंस ही नहीं थे। इसका मतलब जो व्यक्ति जेल काट कर आ गया, उसके ऊपर अगर आरोप जो लगे थे वही फेक निकले, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के अंदर ये जो तमाम कानून हैं, इन कानूनों का उद्देश्य भले ही सही हो, इम्प्लीमेंटेशन में इशू है, और इम्प्लीमेंटेशन का जो इशू है, वो फेक केसेस, न्याय में देरी, इन चीजों को उठाकर विपक्ष लगातार तेजी से उठाता ला रहा है। इस तरह की बातों को जब उठाकर लाया जाता है, इस बारे में तमाम प्रकार की चीजें हुई, अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगे कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था, तो अमित शाह जी ने कहा मैंने तो नैतिकता के आधार पर पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इस सोहराबुद्दीन मामले के केस के ऊपर का मामला है, एक क्रिमिनल था, मोस्ट वांटेड था, उसको मरवा दिया था, एनकाउंटर हो गया था, तो आरोप लगा अमित शाह जी के द्वारा। ये अपने आप में एक बड़ा केस है, इसको कभी और डील करेंगे, बहुत डिटेल में चर्चा होगी इसमें। बड़ा राजस्थान की पुलिस भी इन्वॉल्व थी, तो उसको अलग तरीके से हम लोग लेकर के आपके सामने आएंगे। इस विषय पर ज्यादा ना प्रकाश डालते हुए फिलहाल हम अपोजिशन पर फोकस करते हैं। ममता बनर्जी जी ने कहा कि साहब ये कुल मिलाकर के सुपर इमरजेंसी है। पहले एसआईआर ला करके लोकतंत्र पर प्रभाव डाला सरकार ने कि वोट बैंक को किस तरह से तोड़ा जाए। बाद में आपने आकर के हमारे अपोजिशन को ही खत्म करने के लिए बिल ला दिया, तो ये इमरजेंसी से भी बढ़कर काम हो रहा है। तमिलनाडु की तरफ से एम के स्टालिन हो, कांग्रेस के नेता हो, मनीष सिसोदिया ने तो ये तक कहा कि अगर ऐसा करना ही है तो फिर ऐसा करिए कि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष पाया जाए, तो जिस नेता के भाई नेता को गिरफ्तार किया गया किसी आरोप में और बाद में पता चला कि वो निर्दोष है, तो जिस अधिकारी ने जांच की पहले तो उसे जेल किया जाना चाहिए। और वास्तविकता में ये अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर कोई नेता गिरफ्तार होता है, जेल जाता है, पद से चला जाता है, ठीक है। लेकिन किसी ने तो इस मामले की जांच की होगी। जिस व्यक्ति ने जांच की है, या फिर जो संस्था इस बारे में जांच कर रही है, या जिसके काल में या जिसके राज में यह बात हो रही है, उन लोगों की ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी तय हो, तो इससे कम से कम लोगों का विश्वास बनेगा। हालांकि मनीष सिसोदिया जी ने भी अपने पद से इस्तीफा तब दिया था जब वो जेल में पहुंच गए थे, लेकिन अल्टीमेटली ये बात अकाउंटेबिलिटी और विश्वास बहाली के लिए जरूरी है। कुल मिलाकर के अपोजिशन ने अपना पक्ष रखा। राहुल गांधी जी ने कहा कि राजा को जिसका चेहरा पसंद नहीं है उसे जेल में डाल दो, वैसी वाली फीलिंग आती है। लास्ट में गृह मंत्री ने कहा कि मैं इसको जेपीसी के पास भेज रहा हूं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज रहा हूं, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सांसद होंगे, साथ ही साथ उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद होंगे। वो इस बिल के अच्छे और बुरे का पूरा विश्लेषण करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वक्फ बिल का हुआ था। फिर वो हमें अपनी तरफ से एडवाइजरी देंगे, और उस एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए हम इस बिल के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। वो बाद में कब होगी, तो निश्चित ही जिस जेपीसी की रिपोर्ट अभी जब बनेगी, आते आते जब विंटर सेशन आ जाएगा, शीतकालीन सत्र आ जाएगा, तब जाकर के ये बिल वापस निकल कर आएगा। तो जेपीसी की कमेंट्री जो होगी वो एडवाइजरी होती है, उसको मानना जरूरी नहीं होता है। अब सवाल यह है कि इस बिल को पास कराने में सरकार को चुनौती कहां आएगी। देखिए, चूंकि ये संविधान संशोधन बिल है और इसके अंदर जिन आर्टिकल्स में संशोधन की बात आ रही है वो राज्यों से संबंधित है, ऐसे में हमारे संविधान में ऐसे संशोधन जो राज्यों से संबंधित हों, अगर वो केंद्र को करने पड़े, तो इसके लिए व्यवस्था है, और व्यवस्था यह है कि आपको विशेष बहुमत से यह काम करना होता है। विशेष बहुमत क्या है? जितने हमारे सांसद हैं, जैसे मान लीजिए 543 सांसद लोकसभा में हैं, तो इनमें से आधे से अधिक सांसदों का बहुमत हमें रिक्वायर होता है बिल पास कराने में। फॉर एन एग्जांपल, अगर 543 हैं तो 272 सांसद हमें चाहिए होंगे बिल पास कराने के लिए। अब ये जो 272 का आंकड़ा है, ये तो हो गया आधे से अधिक का। प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब 272 तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए 572 ही लोग वोट देने आ गए, सॉरी 542 लोग ही या सांसद ही वोटिंग वाले दिन प्रेजेंट हो गए, तो फिर उनका 2/3 लगेगा। मतलब नियम यह कहता है कि आपको 2 नंबर पर ध्यान देना है। दो नंबर कौन से हैं? पहला, जो लोग मतदान देने आए हैं उनका 2/3 नंबर सरकार के पक्ष में होना चाहिए। 2/3 नंबर पक्ष में हो तो आप में से कुछ लोग कह सकते हैं मान लो 300 ही सांसद आए, तो क्या 200 सांसद पर बिल पास हो जाएगा? नहीं। फिर यह कहा गया है कि आधे से अधिक होने चाहिए, यानी कि आधे से अधिक का नंबर तो मिनिमम है।
उच्चतम क्या है? 2/3। ये दोनों जब पॉइंट मिलते हैं तब जाकर ये बिल पास होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह, राज्यसभा जहां पर सदस्य संख्या 239 है, वहां पर 120 सदस्य, आधे से अधिक तो हैं, लेकिन अगर सारे लोग वोट देने आ गए तो 2/3 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। तो ऐसे में इसकी व्यवस्था बिठाई जाएगी कि कैसे ये नंबर मैनेज किया जाए ताकि आधे से अधिक का नंबर भी रह जाए। इसको आसान करते हैं, 542 का नंबर है, मान लीजिए कि 450 ही सांसद आते हैं, 450 सांसद वोट देने आते हैं, तो 450 का सीधा हुआ 15, 30, 300, 300 सांसद अगर पक्ष में मतदान कर देते हैं, 293 ऑलरेडी एनडीए के पास हैं, तो 450 सांसद वोट देने आए थे, 300 के मत पर 2/3 का आंकड़ा भी टच कर गया और आधे से अधिक का आंकड़ा भी टच कर गया। तो 450 सांसद ही वोट देने पहुंचे तो ये बिल पास हो जाएगा लोकसभा से, ऐसे समझकर चलिए। ऐसे ही 239 हैं, 239 का 2/3 का मतलब आप पकड़िए, अगर 210 अगर आते हैं तो 140 सांसदों के ऊपर राज्यसभा में ये बिल पास हो जाएगा। एनडीए के पास 142 है, 210 पर पास करा ले जाएंगे तो समझिए अगर इनके पास में 180 सांसद ही वोट देने पहुंचते हैं, तो 180 के अंदर से ये आराम से 120 का आंकड़ा क्रॉस करके 132, 180 का 200 सांसद भी वोट देने पहुंचते हैं तो भी पास करा ले जाएंगे। मुसीबत कब आएगी? जब 239 के 39 वोट देने पहुंच जाएं और उधर 542 पहुंच जाएं। क्यों? क्योंकि एनडीए में जो सरकार है ना, उसके पास लोकसभा में 293 सीटें हैं और राज्यसभा में 132 सांसद इनके समर्थन में हैं। इसका मतलब जो 2/3 का आंकड़ा है, अगर लोकसभा में सब लोग वोट देने आ जाए तो 2/3 362 पहुंच जाता है और राज्यसभा के अंदर 160 पहुंच जाता है। तो यह आंकड़ा छूने में सरकार को दिक्कत आ सकती है। इसलिए विपक्ष के सहयोग के बिना सारे सांसदों की प्रेजेंस में इस बिल पास कराना मुश्किल हो सकता है। अब सवाल यह है कि विपक्ष इसमें यह बात ऐड करवा दे, क्योंकि जब जेपीसी में यह बिल जाए और जेपीसी के अंदर यह बात ऐड करा दी जाए कि मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, इन सबको इस्तीफा देना पड़े, लेकिन इस्तीफा देने का कंडीशन ये रहे कि केवल आरोप पर नहीं, दोष सिद्धि पर अगर वो जेल गए हो, जिससे कम से कम जो ऑनस है वो न्यायपालिका पर शिफ्ट हो, ताकि न्यायपालिका न्याय तेजी से करे। मान लीजिए कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री पर आरोप है कि भ्रष्टाचार किया, चलो जेल में डाल देते हैं। आरोप पर जेल मत डालिए, क्योंकि आरोप तो आप किसी पर भी लगा देंगे, दोष सिद्धि में समय लगता है। दोष सिद्धि करवा दीजिए कि हाँ, ये मुख्यमंत्री दोष सिद्ध होता है कि ये इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अब इनको जेल में डाला गया, अब आप इनका पद ले लीजिए। तो अगर ये शब्द दोष सिद्धि पर आ जाता है तो हो सकता है विपक्ष इस बिल के अंदर सरकार के साथ आ जाए। ठीक है? और अगर ऐसा होता है तो ये एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव और प्रोग्रेसिव स्टेप कंसीडर किया जाएगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा।